बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। आई एम अहमद इरशाद, योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के में हम लोगों ने इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन कैटालिसिस पोर्शन स्टार्ट किया था और हमारे इस पोर्शन के ऊपर ना 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और हमारा जो इससे पिछला लेक्चर था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट के ऊपर ही। तो आपको बच्चों मैंने ये लास्ट टाइम ना कैटालिस्ट की खुसूसियात शुरू की थी। आपको मैंने कहा था कि इसकी ना 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 6 मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी और जो बाकी 2 हैं और जो कुछ आज नई डेफिनेशंस हैं आज हमने वो करनी है। ये आपको मैंने कहा था कि ये जो कैटालिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये 2014 में लॉन्ग क्वेश्चन आया था कि कोई सी 4 बता दें। तो 4 तो खैर आपको आ चुकी हैं, आपने 6 याद पढ़ ली हुई हैं। लेकिन बच्चों, लॉन्ग से हटकर ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो अब आज हम पढ़ेंगे ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन के टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जो कैटालिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उसमें हमने पहली बात ये पढ़ी थी कि कैटालिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के एंड पर केमिकली अनचेंज रहता है, उसका मैस भी उतना का उतना रहता है और वो जो उसका केमिकल नेचर है, कंपोजिशन है, जो उसका फॉर्मूला है वो बदलता नहीं है। वो रिएक्शन के एंड पे आपको वैसे वापस मिल जाता है। हाँ, अलबत्ता फिजिकल स्टेट के अंदर फिजिकल हालत में चेंज बाजुकात आ जाता है, बाजुकात नहीं भी आता है। सेकेंड हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कैटालिस्ट की, वो थी इफेक्टिवनेस ऑफ कैटालिस्ट। कि आपको मैंने बताया था कि कैटालिस्ट हमें कोई ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता किसी भी रिएक्शन के लिए। ट्रेस ऑफ कैटालिस्ट यानी थोड़ा सा कैटालिस्ट भी काफी होता है रिएक्शन को तेज करने के लिए। यानी कैटालिस्ट थोड़ी सी अमाउंट के अंदर भी बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत असर कर सकता है वो। फिर तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि कैटालिस्ट जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है जब वो डिवाइडेड फॉर्म में होता है, यानी जब उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है तो वो ज्यादा अच्छा एक्शन करता है। फिर हमने चौथे पॉइंट में कैटालिस्ट और केसी का आपस में रिलेशन पढ़ा था। 5वें में हमने ये पढ़ा था कि कैटालिस्ट जो होता है वो रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता जो इम्पॉसिबल रिएक्शन हो, जो पॉसिबल ही ना हो, फिजिबल ही ना हो रिएक्शन। ये हाँ, जो तो फिजिबल है उसको तो इनिशिएट कर सकता है, लेकिन जो रिएक्शन ही नहीं हो सकता, जो चीज है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है, ये नहीं कि कैटालिस्ट से वो हो जाएगा। हमने ये पढ़ा था पॉइंट ये। और छठे पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैटालिस्ट अपने काम में खास होता है। फिर वो 2 इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ी थी कि एल्यूमिना का काम वाटर निकालना है तो उसने फॉर्मिक एसिड से वाटर निकाला था, तो वाटर और कार्बन मोनो बनी थी। और कॉपर का काम हाइड्रोजन गैस निकालना, उसने हाइड्रोजन और कार्बन डाई गैस बनी थी। तो ये 6 पॉइंट्स हमारे हो चुके थे। मेरा आपको मशवरा होगा कि जब आप नया लेक्चर आज वाला याद करें तो पिछले वाले को थोड़ा सा लाजमी पढ़ा करें एक दफा। वो एक दफा रीड आउट करने से ना एक तो चीज याद रहती है, आपके माइंड में रहती है, और अगर पीछे आगे उसका कोई लिंक है तो फिर वो भी हमें जो है ना आसानी होती है समझने के अंदर। ये ले बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम शुरू कर रहे हैं, हम कैटालिस्ट की 7वीं प्रॉपर्टी शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या नाम है बच्चों उसका? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए बच्चों, जो कैटालिस्ट होता है ना, कैटालिस्ट टेम्परेचर को चेंज करने से ना कैटालिस्ट पे फर्क पड़ता है। किस तरह फर्क पड़ता है? देखें, पहली बात तो फिजिकल मैनर में बात देखें जरा। हमारा देखें कि जो कैटालिस्ट है, अगर बिलफर्ज वो सॉलिड फॉर्म में है, तो अगर आप कैटालिस्ट को गर्म करते हैं, ज्यादा टेम्परेचर लगाते हैं, तो वो मेल्ट करके लिक्विड बन सकता है। या अगर वो लिक्विड फॉर्म में कैटालिस्ट है तो वो हीट करने से वो गैस बन सकता है। क्या बन सकता है? वो गैस बन सकता है। तो बताने का मकसद ये कि टेम्परेचर को चेंज करने से कैटालिस्ट को फर्क पड़ जाता है बच्चों। टेम्परेचर को चेंज करने से कैटालिस्ट पर इफेक्ट पड़ता है उसका। ये अच्छा, ये तो है फिजिकल हिसाब से बात, ये कि वो अपनी हालत बदल सकता है। ये दूसरी बात है कि कैटालिस्ट बाज का अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उससे बेटा कैटालिस्ट भी देखें ना, कैटालिस्ट भी केमिकल्स होते हैं ना, उनके भी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, तो हीट करने से बाज का बॉन्ड्स भी टूट जाते हैं, यानी कैटालिस्ट बाज का टूट जाता है हमारा, उसका स्ट्रक्चर ही ब्रेक कर जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि वो कहता है कि खैर उसने इस टाइम यहाँ पे फिजिकल वाली बात की है। वो कहता है सम कैटालिस्ट आर फिजिकली अल्टर्ड। कुछ कैटालिस्ट ऐसे हैं जो फिजिकली तौर पे बदल जाते हैं बाय चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, जैसे वो थे, अगर हम रिएक्शन को टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हमारे टेम्परेचर चेंज करने से उनकी फिजिकल स्टेट बदल जाती है। हेंस कैटालिटिक एक्टिविटी विल बी डिक्रीज। और इस तरह फिर कैटालिटिक एक्टिविटी जो है उस कैटालिस्ट का जो काम करना है, फिर सारी बात है, जब कैटालिस्ट आपका मुतासिर हो रहा है, उसकी फिजिकल हालत बदल रही है, वो वैसा नहीं था जैसा आपने यूज शुरू में किया था, वो अपनी स्टेट बदल रहा है, वो सॉलिड से गैस में आ रहा है या लिक्विड में आ रहा है, या वो लिक्विड से गैस में जा रहा है, या कुछ भी उसको फर्क पड़ रहा है, तो जाहिर बात है कि जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसका काम है कैटालिटिक रिएक्शन को तेज करना, स्पीड अप करना, वो डिक्रीज करेगी, कम हो जाएगी उससे। वो आपको एक एग्जांपल देता है। ये देखिए बच्चों, ये मेरे पास ना एक कैटालिस्ट है प्लाटीनियम। आपको पता है कि प्लाटीनियम एक मेटल है और हम लोग इसको हमेशा पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, कोलाइडल फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग इसको। ये किस में यूज करते हैं? कोलाइडल फॉर्म में यूज करते हैं इसको हम लोग, यानी दानेदार फॉर्म में, ताकि सरफेस एरिया बड़ा हो जाए। अच्छा, अगर आप किसी रिएक्शन में इस प्लाटीनियम को बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, ठीक है,
प्लाटिनियम यूज हो रही है और आप उस रिएक्शन में प्लाटिनियम को हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो आपको पता है कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसकी उसको एनर्जी मिलती है और एनर्जी से उसकी वाइब्रेशंस तेज हो जाती हैं। तो आप ये देखेंगे कि अगर आप कोलाइडल प्लाटिनियम को गर्म करते हैं ना, हीट करते हैं, तो प्लाटिनियम के जो पार्टिकल ज़रात हैं वो मूवमेंट करना शुरू करते हैं और वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी मूवमेंट से वो आपस में अटैच होना शुरू हो जाते हैं। वो थोड़े पहले दूर दूर होते हैं, फिर वो क्योंकि हरकत जो हो रही है उनमें, उनको एनर्जी जो मिल गई हीट करने से, फिर वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं इस तरह के। और आप ये देखेंगे कि आपके गर्म करने से, हीट करने से जो कोलाइडल प्लाटिनियम था ये जुड़कर इस तरह आ जाएगा, यानी पहले वो जरे जरे था, अब वो जुड़ के इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह, यानी ये मुंजमिद हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कोएगुलेट। कोएगुलेट कहते हैं जुड़ जाना, इकट्ठा हो जाना, मुंजमिद हो जाना। तो ये प्लाटिनियम कोलाइडल फॉर्म से कोएगुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, मुंजमिद हो जाएगा, अटैच हो जाएंगे आपस में सारे प्लाटिनियम। अब उससे क्या होगा, देखें उससे क्या होगा, उसमें फैलाव ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो एक्टिविटी परफॉर्मेंस अच्छी है प्लाटिनियम की। अगर टेम्परेचर को चेंज किया, वो कोलाइडल से कोएगुलेट कर गया, मुंजमिद हो गया, जुड़ गया, जुड़ने का मतलब है वो पास पास आ गए, सरफेस एरिया कम हो गया, एक्टिविटी कम हो जाएगी उससे इसकी। तो बेटा बताने का मकसद ये है कि टेम्परेचर से बहुत फर्क पड़ता है कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस पे। वो फिजिकली भी बदल सकता है, केमिकली भी बदल सकता है उसमें ये, ठीक है। तो फिजिकली बदलने के चांस ज्यादा होते हैं कि हालत बदल गई, केमिकली बदलने के लिए जरा ज्यादा स्ट्रॉन्गली हीट से केमिकली बदलता है वो। बहरहाल फिजिकल चेंज तो आम है, फिजिकली तौर पे तो वो बदल ही जाता है हीट करने से ही। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट था कि टेम्परेचर जो है वो हमारे कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट को अल्टर कर देता है बाज़-औक़ात, और अक्सर औक़ात कर ही देता है, और उससे फिर कैटालिटिक एक्टिविटी में कमी भी आ जाती है बच्चों ये। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है कैटालिटिक पॉइजनिंग। कैटालिटिक पॉइजनिंग, देखिए बच्चों ये आखिरी पॉइंट हमारा प्रॉपर्टीज में ये है कैटलिस्ट की। देखिए बच्चों कैटलिस्ट आपको पता है कि उसका काम है रिएक्शन को तेज करना, ठीक है, और रिएक्शन को स्पीड अप करता है कैटलिस्ट। अच्छा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, वो अगर कैटलिस्ट के साथ आ जाएं या वो उस जगह पे मौजूद हो जहां पे आप रिएक्शन करवा रहे हैं, वहां पे कैटलिस्ट भी है, वो सब्सटेंस ना हमारे कैटलिस्ट को ब्लॉक कर देते हैं, यानी कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस को खत्म कर देते हैं, कम कर देते हैं, जीरो कर देते हैं परफॉर्मेंस को ये। तो ऐसे केमिकल जो हमारे कैटलिस्ट की मत मार दें, जो हमारे कैटलिस्ट की जो है ना उसको बेकार कर दें, तो वो केमिकल जो हमारे कैटलिस्ट को खराब करेंगे, जो हमारे कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करेंगे, हाँ उन केमिकल्स को हम लोग कहते हैं पॉइजन्स। क्या बोलते हैं बच्चों उनको हम लोग? पॉइजन्स। पॉइजन मतलब जहर, पॉइजन मतलब जहर। देखें अब ये डेफिनेशन देखें जरा पहले, कहता है हेडिंग है कैटालिटिक पॉइजनिंग, यानी कैटलिस्ट का पॉइजन हो जाना, यानी कैटलिस्ट एक किस्म के कैटलिस्ट को जहर लग जाना। इसका क्या मतलब है, डेफिनेशन देखें जरा इसकी। वो कहता है कैटालिटिक पॉइजनिंग हैपेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। वो कहता है कि कैटालिटिक पॉइजनिंग यानी कैटलिस्ट जो होता है हमारा ब्लॉक हो जाता है, काम करना छोड़ देता है, अपनी परफॉर्मेंस या तो छोड़ देता है या बहुत कम कर देता है काम करना। वो कहता है ये इसलिए होता है, तब होता है हैपेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन कहते हैं कोई बैरूनी, कहते हैं यार ये फॉरेन लोग हैं, ये फॉरेन कैंडिडेट्स हैं, बैरूनी लोग हैं ये। वो कहता है कोई फॉरेन सब्सटेंस है, देखिए एक तो हमारे रिएक्टेंट है, एक हमारा कैटलिस्ट है। रिएक्टेंट्स को कैटलिस्ट में प्रोडक्ट्स में जल्दी जल्दी कन्वर्ट करना होता है ये तो फॉरेन सब्सटेंस नहीं है। रिएक्टेंट्स के और कैटलिस्ट के अलावा अगर कोई चीज है, एक्स्ट्रा चीज, कोई और बाहर से चीज आपने डाल दी या उसके साथ किसी के साथ रिएक्टेंट के साथ आ गई, वो फॉरेन सब्सटेंस कहलाएगा। वो फॉरेन सब्सटेंस, वो बैरूनी एजेंट, वो बैरूनी सब्सटेंस क्या करेगा? विच रिंडर्स, बच्चों रिंडर्स कहते हैं बना देना। रिंडर्स कैसे कहते हैं? बना देना। रिंडर्स देम इनइफेक्टिव, जो हमारे कैटलिस्ट को इनइफेक्टिव कर देता है, उसका असर खत्म कर देता है, उसकी परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है, उसको जीरो कर देता है। सच सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉइजन्स। वो सब्सटेंस जो हमारे कैटलिस्ट को मुतासिर करे, उसकी एक्टिविटी को कम कर दें, ब्लॉक कर दें उसको, उन केमिकल्स को हम सब्सटेंस को पॉइजन, जहर कहते हैं। और अगर कैटलिस्ट को जहर दे दिया जाए, वो सब्सटेंस आ जाए और कैटलिस्ट इनइफेक्टिव हो जाए, परफॉर्मेंस कम हो जाए, तो ये अमल कहलाता है कैटालिटिक पॉइजनिंग, कि कैटलिस्ट को पॉइजन मिल गया, वो जहरीला हो गया कैटलिस्ट हमारा जी। अच्छा अब ये देखिए जरा बच्चों, ये जो हमारी ये जो होता है ना, जो कैटालिटिक पॉइजनिंग है बच्चों कैटालिटिक पॉइजनिंग दो तरह की होती है, एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। अच्छा टेम्परेरी में ये होता है रिएक्टेंट थे, साथ कैटलिस्ट था, कोई एक और एक्स्ट्रा कोई सब्सटेंस कहीं से आ गया, किसी वजह से आ गया, बाई गलती से आ गया, उसने आके आपके कैटलिस्ट को कर दिया ब्लॉक,
क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और उसने जो कैटलिस्ट को ब्लॉक किया ना, वो उसने उसको फिजिकली ब्लॉक किया। मसलन मैं मिसाल देता हूं, मैं एक मिसाल देता हूं, ये एग्जांपल देखें जरा। ये आपके पास एक कैटलिस्ट है, ये प्लैटिनम समझे कि कैटलिस्ट है आपके पास, ठीक है। आपको मैंने बताया हुआ है कि जब कोई मेटल कैटलिस्ट आप यूज करते हैं ना, तो रिएक्शन जो होता है ना वो इसकी सरफेस के ऊपर होता है, कैटलिस्ट के ऊपर। ये बिलफर्ज किसी से गलती से किसी वजह से इसके ऊपर कोई लिक्विड गिर गया, समझो कोई ऑयल गिर गया इसके ऊपर, ये ठीक है, ऑयल गिर गया, प्लैटिनम के ऊपर ऑयल गिर गया। अब रिएक्शन आपने शुरू किया, रिएक्टेंट्स आए, वो प्लैटिनम के सरफेस पे आए। अब देखें वो सरफेस पे आ रहे हैं लेकिन ऊपर तो ऑयल है उसके। अब वो रिएक्टेंट्स आ रहे हैं ऑयल के ऊपर। अब भाई ऑयल ने तो नहीं ना उसको कन्वर्ट करना प्रोडक्ट्स के अंदर तेज तेज, वो तो प्लैटिनम ने करना है, लेकिन प्लैटिनम पे वो आ नहीं रहे क्योंकि ऊपर ऑयल आ गया। अब हम कहेंगे कि जो ऑयल है ना ये पॉइजन है इसके लिए, ये क्या है, पॉइजन है। लेकिन देखें इसका कोई मसला नहीं, आप प्लैटिनम बाहर निकालें, उस पर से ऑयल साफ कर दें, ऑयल साफ कर दें, उसके ऊपर से ये कपड़ा शपड़ा मार दें उसके ऊपर से, ये ठीक है, उसको वॉश कर लें, उतर गया ऑयल, अब दोबारा इस्तेमाल कर लें, अब दोबारा काम ओके हो जाएगा ये। अगर तो आपका पॉइजन, आपका जो सब्सटेंस है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर रहा है, अगर वो उसके साथ फिजिकली टच में आया, फिजिकली टच का मतलब है कि उसके ऊपर कोई चीज आ गई, आप उसको दोबारा उतार सकते हैं, हटा सकते हैं उसको, ये तो ऐसी पॉइजनिंग को हम लोग कहते हैं टेम्परेरी कैटालिटिक पॉइजनिंग। इसमें जो पॉइजन होता है अटैच फिजिकली विद द कैटलिस्ट, वो आपके कैटलिस्ट के साथ फिजिकली अटैच होता है। यानी ये नहीं कि कोई चीज इस कैटलिस्ट के ऊपर आ गई तो उसने उससे बॉन्ड बना लिया, वो उतरेगा नहीं, उसकी जान नहीं छोड़ेगा, ऐसा नहीं, बस एक लिक्विड आ गया, आप साफ करेंगे, ओके हो जाएगा काम ये। तो इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेरी कैटालिटिक पॉइजनिंग। अच्छा बच्चों, एक होती है परमानेंट कैटालिटिक पॉइजनिंग। देखिए जो परमानेंट होती है ना, उसके अंदर वो काम खराब है बच्चों। ये उसमें क्या होता है, देखें कोई एक्स्ट्रा चीज फॉरेन सब्सटेंस आया और उसने आके आपके कैटलिस्ट के साथ बाकायदा रिएक्शन कर लिया। क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया। अब जब रिएक्शन हो गया तो वो चीज कुछ और बन जाएगी। जब केमिकल रिएक्शन होता है ना बच्चों, फिर नई चीज बनती है, उसमें नए प्रोडक्ट्स बन जाते हैं उसमें। ये जब नई चीज बन गई, आपका कैटलिस्ट तो रहा ही नहीं, वो तो कुछ और बन गया। ये काम बच्चों खराब है ये। तो अगर जो इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट कैटालिटिक पॉइजनिंग। जो परमानेंट पॉइजनिंग होती है ना, इसमें जो पॉइजन होता है, जो फॉरेन सब्सटेंस होता है, बैरूनी एजेंट होता है, वो हमारे कैटलिस्ट के साथ केमिकली रिएक्शन कर जाता है। मसलन मिसाल देता हूं, आपकी मेटल है प्लैटिनियम, कोई फर्ज क्या ऑक्सीजन आ गई, वो प्लैटिनियम से रिएक्शन करके प्लैटिनियम ऑक्साइड बन गई। अब कैटलिस्ट तो प्लैटिनियम था, प्लैटिनियम ऑक्साइड तो नहीं ना था, अब वो नई चीज बन गई, किस्सा खत्म हो गया। अब वो क्या खाक रिएक्शन तेज करेगा, वो तो वो रहा ही नहीं जो कैटलिस्ट था पहले। तो ऐसी पॉइजनिंग जिसमें पॉइजन आपके कैटलिस्ट के साथ परमानेंटली रिएक्शन कर जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट कैटालिटिक पॉइजनिंग। बच्चों क्या कहते हैं बच्चों हम लोग इसको, परमानेंट कैटालिटिक पॉइजनिंग। ये तो बच्चों ये हमारा 8वां पॉइंट था कैटालिटिक पॉइजनिंग के ऊपर। ये तो मैंने आपको ये बताया कि कैटालिटिक पॉइजनिंग तब होती है जब कोई फॉरेन सब्सटेंस, कोई बैरूनी चीज, कोई एक्स्ट्रा चीज बाहर से आके हमारे कैटलिस्ट को इनइफेक्टिव बना दे, उसकी एक्टिविटी को कम कर दे, उसकी परफॉर्मेंस को डाउन कर दे। ऐसे केमिकल को, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं पॉइजन। और ये जो फिनोमिना है कैटलिस्ट का एक्टिविटी छोड़ देना या कम हो जाना, इसको हम कहते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग। ये दो तरह की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी में जो पॉइजन होता है, जो फॉरेन सब्सटेंस होता है, वो फिजिकली आके अटैच करता है कैटलिस्ट से। क्योंकि वो फिजिकली अटैच हुआ है तो भाई हम उसको उसमें से उतार भी सकते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। तो उसको हम कहते हैं टेम्परेरी पॉइजनिंग, कैटालिटिक पॉइजनिंग। अच्छा, ये जो टेम्परेरी होता है, क्योंकि वो टेम्परेरी है, आप उस फॉरेन सब्सटेंस को कैटलिस्ट के ऊपर से हटा भी सकते हैं, तो इसलिए इसको हम रिवर्सिबल भी कहते हैं कि यार ये अगर हो गया तो कोई ऐसे कोई मतलब कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, हम इसको रिवर्स कर देंगे, हम हटा देंगे उस पॉइजन को उसके ऊपर से। एक होती है परमानेंट कैटालिटिक पॉइजनिंग। उसमें ये होता है कि आपका सब्सटेंस आया, उसने आपके कैटलिस्ट से बाकायदा रिएक्शन करके बॉन्ड बना के नई चीज बन गई, नई चीज में कन्वर्ट हो गया कैटलिस्ट। आपका कैटलिस्ट वो रहा ही नहीं जो आपने इस्तेमाल शुरू किया था ये, तो उसको हम कहते हैं परमानेंट पॉइजनिंग। उसमें हमारा जो पॉइजन होता है वो कैटलिस्ट से केमिकली रिएक्शन करता है, केमिकल बॉन्ड बना लेता है, कैटलिस्ट ही बदल जाता है हमारा। तो ये पक्का काम है, इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल होता है ये, यानी ये वापस नहीं आएगा रिएक्शन। ये जो एक दफा पॉइजन बन गया, खराब हो गया, सो ब्लॉक हो गया कैटलिस्ट आपका, बेकार हो गया कैटलिस्ट आपका। इसमें ये वक्ती तौर पे बेकार हुआ है, लेकिन आप उसको जब डील करेंगे, इस तरह ऑयल गिर गया, आप साफ कर दें, ठीक हो जाएगा बेटा वो। तो ये पक्का होता है, वो कच्चा काम होता है ये। तो बेटा ये जो है ना कैटालिटिक पॉइजनिंग थी। आए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जरा इसकी। पहली एग्जांपल बच्चों देखें, आपको मैंने ये हैबर्स प्रोसेस कई दफा आपने इसके बारे में सुना है। अमोनिया गैस को, NH3 गैस को मैन्युफैक्चर करने का ये प्रोसेस है हैबर्स प्रोसेस, साइंटिस्ट के नेम पर है ये। आपने 10th क्लास के अंदर भी कई दफा क्वेश्चन पढ़ी है। जैसे आपको पता है कि हैबर्स प्रोसेस के अंदर हम नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को, किस को, नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को आपस में रिएक्शन करवाते हैं, और इन दोनों के रिएक्शन से अमोनिया गैस, NH3 गैस बनती है। अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो यहां पर बेटा क्योंकि N 2 है तो यहां पर N 1 है तो यहां 2 लगाया,
अब n तो बराबर हो गए, लेकिन 2 लगाने से h कितने हो गए 6, तो यहां पर h कितने हैं 2, तो यहां पे 3 लगाऊंगा ताकि ये भी 6 हो जाए, इक्वेशन बैलेंस हो गई आपकी। ये हैबर्स प्रोसेस की इक्वेशन है, आपने कई दफा पढ़ी हुई है ये। अच्छा, अब हैबर्स प्रोसेस में ना ये कंडीशन होती है, ये रिएक्शन जो होता है, ये जो आपके सामने बता रहा हूं मैं, ये 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, 450 डिग्री पे होता है, और इस रिएक्शन का जो मेन कैटलिस्ट है वो आयरन है, वो लोहा है, वो Fe है। वो कौन है? Fe। अच्छा, अब होता ये है कि जब हम अमोनिया गैस बच्चे बना रहे होते हैं ना, इसके लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन तो आपको पता है कि अल्लाह ने हवा में 78% रखी हुई है, तो नाइट्रोजन गैस तो हम हवा से ले लेंगे, तो नाइट्रोजन का हमें मसला नहीं, ये हमें एयर से मिल जाएगी। जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस क्योंकि एयर में तो होती नहीं है, तो हाइड्रोजन गैस को आपको बनाना पड़ेगा। हाइड्रोजन गैस को आप कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए ये इक्वेशंस नहीं है आपके, आप मैं जब किताब से जब पढ़ेंगे ना तो उसमें इक्वेशंस नहीं लिखी हुई, उसमें सिर्फ पैराग्राफ लिखा हुआ, लेकिन वो समझ तभी है कि जब ये इक्वेशन से आप देखेंगे इसको। अच्छा, हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं हम इस तरीके से, मीथेन को स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां से ये कार्बन, यहां से ये ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनो बनता है बच्चों। 4 हाइड्रोजन ये हैं, 2 हाइड्रोजन ये हैं, कुल हो गए 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन देखें, 3 H2 के मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन बन गए। ये 6 हाइड्रोजन हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं और अमोनिया बनाते हैं इस तरह। ये तो हाइड्रोजन गैस को हम इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, अब बात ये है, जब हम हैबर्स प्रोसेस में ये रिएक्शन कर रहे होते हैं, नाइट्रोजन हमने ली हवा से और हाइड्रोजन हमने ली इस रिएक्शन से, इस तरह बनाई हमने हाइड्रोजन की। जब हम हाइड्रोजन को यहां पे यूज करते हैं ना, तो बाज औकात लापरवाही से होता यह है कि कोई शख्स जो है, जाहिर बात है कि हाइड्रोजन के साथ कार्बन मोनो भी तो बनी है, तो वो अव्वल तो असूल तो यह कि आप कार्बन मोनो हाइड्रोजन को अलग करें और फिर सिर्फ प्योर हाइड्रोजन को वहां पे यूज करें। अब गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि वो इन दोनों को अलग अलग करते नहीं है, वो हाइड्रोजन के को यहां पे यूज करते हैं, साथ कार्बन मोनो भी आ जाती है उसके साथ ही। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इस लोहे के लिए, इस आयरन के लिए नीरा पॉइजन है बच्चों, नीरा जहर है ये। यानी इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन है इसके लिए। ये जो हाइड्रोजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, क्योंकि उसके साथ वो बनी है तो वो आ सकती है, वो तो आपका काम है इसको अलग अलग करना है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड साथ आ गई इसके, ये बेटा नीरा जहर है, ये नीरा पॉइजन है ये। अब उसने आके अगर वो साथ आ गई तो बस फिर आपकी कैटेलिस्ट की खैर नहीं है, बस फिर वो आयरन को उसने ब्लॉक कर देना। ये तो हैबर्स प्रोसेस में आयरन आपका मेन कैटेलिस्ट है और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके इस रिएक्शन में क्या है? पॉइजन है, जहर है बच्चों ये। तो इसलिए कोशिश करें जब आप हाइड्रोजन को यूज करें तो कार्बन मोनो को दूर कर लें, पहले निकाल लें उसमें से ये, नहीं तो फिर आपका कैटेलिस्ट ब्लॉक हो जाएगा। जी, अगली एग्जांपल बेटा इसी की। बेटा ये एक टॉपिक है, इसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर ना चैप्टर नंबर 4 है आपका, वहां पे तफसीलन आएगा। ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, असल में इस प्रोसेस के अंदर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को बड़े लेवल पे लार्ज स्केल में बनाते हैं हम लोग ये। अच्छा, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, मकसद क्या है इस प्रोसेस का? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस प्रोसेस का जो आपका मेन कैटलिस्ट है, इस प्रोसेस में कैटलिस्ट है प्लाटीनियम। क्या है बच्चों? प्लाटीनियम इसका कैटलिस्ट है, इस रिएक्शन में इस्तेमाल होता है वो। अब मैं इक्वेशन वगैरह नहीं लिख रहा क्योंकि अभी यहां पे है ही नहीं क्वेश्चंस, फिर आगे जब आएंगे जब पढ़ेंगे इसको आप इक्वेशंस को। अब इस रिएक्शन में कैटलिस्ट है आपका प्लाटीनियम। ओके हो गया, ठीक है जी। अब ये जो प्लाटीनियम है ना, प्लाटीनियम ये आपके रिएक्शन का कैटलिस्ट है आपके। अब एक ये केमिकल है, इसका नाम है आर्सेनिक। क्या नाम है? आर्सेनिक। ये अब जब आप ये प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, तो जिस तरह आपने ये हाइड्रोजन बनाई है तो साथ कार्बन मोनो बनी, तो साथ कार्बन मोनो के आने के खतरा है, अंदेशा है, तो फिर ये पॉइजन होगा इसके लिए बाद में ये। इसी तरह जब हम इस प्रोसेस में काम कर रहे होते हैं ना, तो इस प्रोसेस में बाज औकात जो आप रिएक्टेंट्स लेते हैं जिससे आप रिएक्शन शुरुआत करते हैं, तो उसके साथ ना आर्सेनिक आता है बाज औकात। ये क्या आता है? आर्सेनिक। यानी असल में इस प्रोसेस में इस तरह होता है ना, पहले ये सल्फर को हम मिलाते हैं ऑक्सीजन से, ये सल्फर डाई बनती है, फिर सल्फर डाई सल्फर ट्राई बनती है, यानी फिर ये SO2 O2 मिलके ये SO3 बनती है इस तरह, और फिर फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है ये। अब होता ही है जब हम सल्फर लेके आते हैं ना, सल्फर जब हम यूज करते हैं, बाज ना सल्फर के साथ ना आर्सेनिक आ जाता है। आर्सेनिक एक एलिमेंट है, आर्सेनिक एक जो है ना इसके ज़रात मेटल है ये, तो ये आर्सेनिक आ जाता है साथ ये। अब आर्सेनिक जो है बेटा वो प्लाटीनियम के लिए नीरा पॉइजन है, जहर है उसके लिए। अगर ये आ गया, आपने इसको इग्नोर किया, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया और आपके रिएक्टेंट्स के साथ ये अमूमन ना बेटा, अमूमन ये जो पॉइजन देखे हमें कोई शौक तो होता नहीं पॉइजन डालने का, हम पागल तो नहीं अपने कैटलिस्ट को खुद ब्लॉक कर दें।
अमूमन जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं ना, रिएक्टेंट्स के साथ बाजू का वो केमिकल आते हैं जो बाद में पॉइजन साबित होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि रिएक्टेंट्स प्योर होने चाहिए आपके। अब आर्सेनिक रिएक्टेंट के साथ आ जाता है, ये पॉइजन है, ये आपके कैटलिस्ट प्लैटिनम को क्या करेगा, इनइफेक्टिव बना देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो जब कैटलिस्ट ब्लॉक हो गया तो फिर आपका रिएक्शन खत्म हो, आहिस्ता हो जाएगा वो, और फिर आपका सारा प्रोसेस उससे जो है ना डिस्टर्ब होगा ये। इसीलिए बच्चों, इसीलिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर ना बकायदा उसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप में सल्फर डाई बनती है, फिर ट्राई, इस तरह स्टेप्स हैं उसके। उस स्टेप के अंदर एक बकायदा पूरा स्टेप है, उसका नाम है प्योरिफिकेशन स्टेप। उसमें हम प्योरिफिकेशन करते हैं और बकायदा उस स्टेप में हेडिंग लिखी जाती है आर्सेनिक प्योरीफायर। उसमें क्या होता है, उसमें जब हमारा ये SO2 वगैरह बनता है तो SO2 से SO3 बनाने में, क्योंकि कैटलिस्ट यहां पे इस्तेमाल होता है प्लैटिनम इस वाली इक्वेशन में, तो SO3 बनाने से पहले हम SO2 को आर्सेनिक प्योरीफायर में से गुजारते हैं। ये जो आर्सेनिक प्योरीफायर होता है, इसका काम होता है कि अगर उसके साथ आर्सेनिक खुदा ना खास्ता आ गई है तो ये उसको रिमूव करेगा ये, ताकि जब आपके रिएक्टेंट्स अगले स्टेप में जाएं जहां पे कैटलिस्ट इस्तेमाल होना है, मेन कैटलिस्ट यूज होना है, वहां पे आर्सेनिक ना हो उसके अंदर बेटा ये। तो इसलिए बकायदा उसमें आर्सेनिक प्योरीफायर हम यूज करते हैं ताकि कैटलिस्ट के साथ में आर्सेनिक ना, कैटलिस्ट को पॉइजन ना कर दे जो है ना आर्सेनिक ये। तो बकायदा आपके रिएक्टेंट्स को हम आर्सेनिक प्योरीफायर में से गुजारते हैं ताकि वो आर्सेनिक को निकाल ले, क्योंकि अगर वो आर्सेनिक साथ जाएगा तो फिर जब कैटलिस्ट यूज करेंगे आगे जाके रिएक्शंस के अंदर, फिर उसको पॉइजन कर देगा बच्चों ये। तो ये भी एक एग्जांपल है कि ये कैटलिस्ट है, ये इसका पॉइजन है बच्चों ये। तो बेटा यहां पर हमारी कैटलिस्ट की 8 प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होते हैं इसमें ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है ये, और जो है ना बाकायदा ये शॉर्ट में पूछ लेते हैं बात के व्हाट इज कैटालिटिक पॉइजनिंग, ठीक है, या व्हाट इज पॉइजन, गिव एग्जांपल। तो आपको 2 एग्जांपल है, एक तो बेटा लाजमी आपको आती है ये। नहीं बच्चों, नेक्स्ट अगली बात, ये बड़ा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हेडिंग लिखी हुई है प्रमोटर या एक्टिवेटर। अच्छा पहले एग्जांपल से जरा समझिएगा जरा इसको। देखिए बच्चों, आपको बेटा मैंने पहले भी बताया कि देखें जहां पर बात होती है ना, जिस तरह इंसान का भी कोई काम करता है ना, आपके साथ ना हर तरह के लोग होते हैं बच्चों। कुछ लोग होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप करेंगे, ठीक है। अब जिस तरह आजकल आपके सामने MBBS की सीट निकालना बड़ा मुश्किल है, आपको आसपास लोग डराएंगे, बेटा नहीं होता ही नहीं दाखिला यार, रिपीटर्स का होता है, आपका तो होगा ही नहीं। हमेशा कुछ लोग आपको होंगे वो मोटिवेट के, बेटा होता है, फ्रेश स्टूडेंट्स का भी होता है, देखो उसका हुआ, उस बच्चे ने किया, बस मेहनत करने की बात है ये। तो उससे क्या होता है, जो लोग आपको प्रमोट करते हैं, आपको एक्टिवेट करते हैं, आपको जो है ना मोटिवेट करते हैं, उससे आपका जज्बा बढ़ता है और आप अच्छा काम करके दिखाते हैं उससे। जिस तरह हम लोगों ने अभी बात की है पॉइजन्स की, ये वो लोग हैं, ये वो केमिकल हैं जो आपके कैटलिस्ट को बेकार करते हैं, इनफेक्टिव करते हैं। तो आए जरा उनकी बात क्यों ना करें जो आपके कैटलिस्ट को जरा और एक्टिवेट करेंगे और अच्छा करेंगे। आए जरा एग्जांपल से बात समझिएगा जरा मेरी। बच्चों आपको पता है कि ये जो ऑयल होता है, ऑयल जो पौधों के बीज में से निकलता है, अगर हम ऑयल में से हाइड्रोजन गैस पास कर दें तो इस अमल को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब ऑयल में हाइड्रोजन गैस ऐड होती है तो वो क्या बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है बेटा। वो आपने पढ़ा, पता है आपको इस बात का। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। आपको ये भी पता है कि इस प्रोसेस में हम लोग निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं। निकल जो होता है वो जल्दी जल्दी ऑयल को घी में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा अब बच्चों देखने में ही आया, अगर आप निकल के साथ ना, निकल आपका कैटलिस्ट है मेन, अगर आप निकल के साथ थोड़ी सी अमाउंट में कॉपर मेटल और टिलीरियम मेटल, निकल तो मेन कैटलिस्ट आपका निकल का ही रोल है, अगर आप थोड़ा सा इनको भी निकल के साथ डाल देना फिर तो क्या बात है बच्चों। निकल का जो काम है, जो उसने करके दिखाना था परफॉर्मेंस, अगर बिल फर्स्ट उसने आपकी परफॉर्मेंस उसने 100% देनी थी, तो इनको इस्तेमाल करने से वो 110% हो जाएगी बच्चों परफॉर्मेंस। यानी इनको यूज करने से आपके निकल की कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी बच्चों। वो और अच्छा काम करके दिखाएगा आपको, वो और जल्दी जल्दी कन्वर्ट करके दिखाएगा आपको इस प्रोडक्ट्स के, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट्स के अंदर ये। तो बच्चों ऐसे सब्सटेंस जो हमारे कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और अच्छा कर दें, बढ़ा दें, प्रमोट करें उनको कि भाई तू और अच्छा काम करे वो, जिनकी वजह से वो, तो ऐसे केमिकल्स को हम लोग कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं इनको हम लोग, प्रमोटर। देखिए प्रमोटर कहते हैं जो प्रमोट करे, बढ़ा दे, इजाफा कर दे। इसको हम एक्टिवेटर भी कहते हैं, जो हमारे कैटलिस्ट को और एक्टिवेट कर दे, और एक्टिवेट करे, उससे और काम निकलवाए उससे। तो डेफिनेशन देखें, सब्सटेंस वो चीज विच प्रमोट्स द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो हमारे कैटलिस्ट की एक्टिविटी को प्रमोट करे, उसमें इजाफा कर दे, उसको बढ़ा दे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं प्रमोटर या एक्टिवेटर।
प्रमोटर या एक्टिवेटर कहते हैं बच्चों उसको हम लोग। देखिए बच्चों, अगर मैं इसके लिए एक जुमला आपको बताना चाहूं, देखिए ये आपका रिएक्शन था, ये कैटलिस्ट था, इस कैटलिस्ट ने आपके रिएक्शन को तेज किया, ऐसे ही है। कॉपर और टेलीरियम ने, इन्होंने आके आपके कैटलिस्ट को तेज कर दिया, कैटलिस्ट तेज कर रहा रिएक्शन को, और इन दोनों ने आके आपके कैटलिस्ट को और तेज कर दिया, रिएक्शन और तेज होना शुरू हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट है। देखिए कैटलिस्ट कहते हैं तेज करने वाले को, जल्दी करने वाले को। तो ये जो है ना, ये जो हमारा प्रमोटर होता है, इसके लिए हम बकायदा एक जुमला बोलते होते हैं कि प्रमोटर असल में ये कैटलिस्ट है फॉर अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के लिए, यानी जो आपका मेन कैटलिस्ट है उसको ये तेज करेंगे, उसको स्पीड अप करेंगे। तो जो स्पीड अप करे उसको हम नॉर्मली हम यही कॉन्सेप्ट लेते हैं ना कि वो कैटलिस्ट है। तो ये हमारे कैटलिस्ट के लिए कैटलिस्ट होते हैं बच्चों ये, इसलिए जुमला बोलते होते हैं कि ये जो प्रमोटर एक्टिवेटर होते हैं, ये हमारे मेन कैटलिस्ट के लिए, कैटलिस्ट का काम करे उसको तेज कर रहे हैं, उसको बूस्ट अप कर रहे हैं उसको ये। और इस टॉपिक को बेटा एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट कहते हैं, यानी ये जो प्रमोटर होते हैं ये हमारे कैटलिस्ट को एक्टिवेशन देते हैं, उसको पंप करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसके लिए और आसानी करते हैं, और हमारे कैटलिस्ट और अच्छी एक्टिविटी शो करके दिखाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं प्रमोटर या एक्टिवेटर कहते हैं उसको। बच्चों किताब ने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, आपको ये एक भी याद कर सकते हैं, चलेगी। अच्छा, अभी हम लोगों ने हैबर्स प्रोसेस की बात की बच्चों, इस प्रोसेस की बात की हमने। अब इस प्रोसेस में आपको पता है कि हैबर्स प्रोसेस में हम क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन से। मेन कैटलिस्ट कौन है हमारा, आयरन है। अच्छा, आयरन तो आपका हो गया मेन कैटलिस्ट बच्चों। अगर हम आयरन के साथ साथ ना थोड़ी सी अमाउंट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड या रेयर अर्थ ऑक्साइड, देखें रेयर अर्थ ऑक्साइड, रेयर अर्थ कहते हैं ये जो हमारा टेबल होता है ना, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये में सारी मेटल होती हैं, इनको कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं इनको हम लोग। तो या इन मेटल के ऑक्साइड्स, यानी इनके ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड, इस तरह ये ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, जो इनमें मेटल आ रही है उनके ऑक्साइड्स, आप इनमें से कोई एक भी यूज कर लें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड या रेयर अर्थ ऑक्साइड्स। तो बेटा इनको यूज करेंगे ना, तो ये आपके आयरन की, आपके लोहे की कैटलिटिक एक्टिविटी को बहुत तेज कर देते हैं और बढ़ा देते हैं और अच्छा कर देते हैं ये। तो बेटा ये जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, रेयर अर्थ ऑक्साइड, बेटा ये प्रमोटर्स हुए हमारे आयरन के लिए। और बेटा ये जो तीनों ऑक्साइड्स है ना, ये जो ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं बेटा, इनके ना मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। यानी असल में ये डर होता है ना लोगों को, सारी देखें यहाँ पे तो हमने 450 डिग्री पे गर्म करना है तो ये पिघल ना जाए, नहीं बेटा नहीं। ये जो है ना, ये सारे आपके जो ऑक्साइड्स हैं ये हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑक्साइड्स हैं, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो आप टेंशन ना लें, खुल के इस्तेमाल करें। इनको इस्तेमाल करने से आपके आयरन मेन कैटलिस्ट की एक्टिविटी में बहुत इजाफा हो जाएगा, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे आपको ये। तो बेटा 2 एग्जांपल्स हैं, कोई एक याद कर लें, मर्जी आपकी है। तो बहरहाल डेफिनेशन और साथ एग्जांपल लाजमी करनी है आपने। ले बेटा सेकंड लास्ट बात बच्चों, देखें आपको मैंने जिस दिन पहला लेक्चर मैंने दिया था ना आपको, मैंने उसमें आपको बात ये बताई थी, मैंने कहा था कि लोग ये समझते हैं कि कैटलिस्ट वो होता है जो हमारे रिएक्शन को तेज करता है, हालांकि ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कैटलिस्ट वो होता है जो हमारे रिएक्शन के रेट को, हमारे रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर दे, वो तेज कर दे या आहिस्ता कर दे, चेंज करे, वो कैटलिस्ट होता है। वो कैटलिस्ट जो हमारे रिएक्शन की स्पीड को तेज करता है हम कहते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है। और ऐसा सब्सटेंस जो हमारे रिएक्शन की स्पीड को आहिस्ता कर दे, स्लो डाउन कर दे, बच्चों कैटलिस्ट वो भी है, कैटलिस्ट वो भी है। लेकिन वो वाला कैटलिस्ट, उस चीज को, उस कैटलिस्ट को हम लोग कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। क्या कहते हैं बेटा उसको हम लोग? नेगेटिव कैटलिस्ट। उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट, या उसको हम इनहिबिटर भी कहते हैं। इनहिबिटर कहते हैं रोकने वाला, आहिस्ता करने वाला, कम करने वाला, उसको इनहिबिटर भी कहते हैं बच्चों हम लोग। ये आज जरा डेफिनेशन देखिएगा, कहता है व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड इज रिटार्डेड। बच्चों रिटार्ड कहते हैं रुक जाना, रिएक्शन की स्पीड आहिस्ता होना, रिटार्ड रुक जाना। व्हेन अ रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटार्डेड, जब रिएक्शन का स्पीड, रिएक्शन का रेट रिटार्ड हो जाए, आहिस्ता हो जाए, रुक जाए, स्लो डाउन हो जाए, बाय एडिंग अ सब्सटेंस, कोई चीज ऐड करने से, सब्सटेंस डालने से, वो सब्सटेंस कहलाता है नेगेटिव कैटलिस्ट, या उसको हम इनहिबिटर भी कहते हैं, उसको हम लोग इनहिबिटर भी कहते हैं। अच्छा जी दोबारा सुन लें, ऐसा सब्सटेंस जिसको हमने रिएक्शन में ऐड किया, उसने जाके हमारे रिएक्शन की स्पीड जो पहले तेज थी उसको आहिस्ता कर दिया, उसको रिटार्ड कर दिया, स्लो डाउन कर दिया, तो ऐसा सब्सटेंस कहलाता है नेगेटिव कैटलिस्ट, या उसको इनहिबिटर भी कहते हैं उसको। ये एग्जांपल देखें जरा इसकी। बच्चों ये एक कार है,
इट्स अहमद कार, मेरी कार है ये। कार में आपको पता है कि कार में होता है इंजन। अब रूल ही होता है, तरतीब ही होती है कि इंजन में आता है पेट्रोल, फ्यूल डलता है, ठीक है। तो फ्यूल आता है, ऑक्सीजन इंजन में हवा में से आ रही होती है। आप गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को लगाते हैं चाबी, उसको आप स्लफ देते हैं, वो चिंगारी पैदा होती है, वो फ्यूल पेट्रोल आपका जलता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और गाड़ी चलना शुरू हो जाती है आपकी इस तरह। ये अब होता क्या है, होता क्या है, ये इसमें भी एक बहुत बड़ी टॉपिक है चैप्टर सेकंड ईयर के अंदर, रिफॉर्मिंग के आर्टिकल में पढ़ाऊंगा आपको वहां पे। अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात ना पेट्रोल ना, बाज़ औक़ात पेट्रोल ना 2 नंबर होते हैं, घटिया क्वालिटी के होते हैं, मतलब वो अच्छी क्वालिटी के पेट्रोल नहीं होते। बिलफर्ज आपने अपनी गाड़ी में डलवा लिया घटिया क्वालिटी का पेट्रोल, आपको क्या पता था, पेट्रोल पंप वालों ने 2 नंबरी करी, आपकी गाड़ी में, बाइक में पेट्रोल डाल दिया 2 नंबर। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, आप बैठे गाड़ी में, आपने लगाई चाबी। जब आप गाड़ी में चाबी लगाते हैं, देखिए जब हम गाड़ी में चाबी लगाते हैं ना बच्चों, पहले हम एक क्लिक करते हैं ना तो गाड़ी ऑन होती है, गाड़ी की लाइटें वगैरह जल जाती हैं, मीटर वगैरह ऑन हो जाता है। फिर हम उसको एक दफा घुमाएंगे तो गाड़ी ऑन होती है, फिर हम उसको एक दफा और घुमाएंगे तो फिर गाड़ी उससे स्लफ लगता है, चिंगारी आती है, उससे फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है आपकी। अगर आपने गाड़ी में डलवाया घटिया पेट्रोल, उससे क्या होता है, उससे होता यह है कि आप जब गाड़ी को पहला ही स्लफ देते हैं ना, उसी से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट होने से इंजन की प्लेटें एक दफा टकराती हैं आपस में, जोरदार आवाज आती है चिंगन में, कट इंजन से कड़ 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 की आवाज आती है और इंजन का बुरा हाल कर देती है वो चीज, घटिया पेट्रोल। वो हम ये कहते हैं कि जब हम स्लफ दें, हम जब चिंगारी दें तब जले, वो आपके चिंगारी देने से पहले जल जाता है। एक तो ये जो पहले ही जलता है ना पेट्रोल, एक तो ये घटिया होता है, और इस पहले ही जलने को हम लोग बेटा अंग्रेजी में कहते हैं प्री इग्निशन। क्या कहते हैं इसको, प्री इग्निशन। जिस तरह आप लोग प्री फर्स्ट ईयर में होते थे ना, यानी अभी फर्स्ट ईयर रिजल्ट, मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया और आपकी फर्स्ट ईयर शुरू हो गई तो आप कहते थे आप प्री फर्स्ट ईयर में है। इसी तरह अभी आपने गाड़ी में सही तरह प्रॉपर बैठ के उसको चिंगारी देनी है, उससे पहले ही वो पेट्रोल जल रहा है अंदर, तो इसको हम कहते हैं प्री इग्निशन। ये सही नहीं होता होना, ये सही नहीं होता। अब क्या हम क्या करते हैं, हम लोग ना उस पेट्रोल में ना जो इस तरह प्री इग्निशन दिखाता है, हम उस पेट्रोल में केमिकल डालते हैं, उस केमिकल का नाम है टेट्रा इथाइल लेड। बच्चों क्या नाम है उसका, टेट्रा इथाइल लेड, जिसको शॉर्ट लैंग्वेज में टेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, टेल, टेट्रा इथाइल लेड, टेल कहते हैं उसको। ये अब ये केमिकल हम पेट्रोल में डालते हैं, ये क्या करता है, ये वो जो पेट्रोल आपका निकल निकल के जा रहा होता है, खुद चल रहा, खुद बर्न हो रहा होता है, प्रॉपर चिंगारी दिए, प्रॉपर स्लफ दिए, ये उसको रोकता है, रुक जा उसको रोकता है, स्लो डाउन करता है उसको। यानी ये टेल जो होता है, टेट्राइथाइल लेड, ये जो होता है ये प्री इग्निशन को रोकता है। अब देखिए एक रिएक्शन हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, आप वो यानी आप गाड़ी में बैठते हैं, चाबी लगाते हैं, वो उसी से ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, जोरदार आवाज भी आती है गाड़ी से। ये एक काम हो रहा है, टेल क्यों डाला है, टेल उसको रोकेगा, उस काम को रोकेगा कि ना ये नहीं होना चाहिए काम, क्योंकि इस तरह को तो इंजन खराब हो जाएगा उससे बच्चा। तो बेटा ये जो टेल है, फिर इसने क्या किया, इसने आपके रिएक्शन को, जो एक रिएक्शन हो रहा है उसको रोक रहा है ये कि तूने नहीं होना, तो इसलिए टेट्राइथाइल लेड फिर क्या हुआ, ये नेगेटिव कैटलिस्ट हुआ बेटा, ये इनहिबिटर हुआ कि इसने गाड़ी में होने वाली प्री इग्निशन, घटिया फ्यूल की निशानी है वो प्री इग्निशन दिखाता है। प्रॉपर स्लफ दिए, प्रॉपर चिंगारी देने से पहले वो जल जाता है, जिससे गाड़ी में जोरदार आवाज, कड़क कड़क की आवाज, नॉकिंग आती है, शोर की आवाज आती है उसमें। ये तो ये प्री इग्निशन को रोकता है, उसको आहिस्ता करता है, उसको नहीं होने देता। तो इसलिए ये जो टेल है ये बेटा क्या है, ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, ये इनहिबिटर है बच्चों। ये याद कर लेंगे बच्चों। ये अगली बच्चों आखिरी बात बच्चों, लास्ट है डेफिनेशन हमारी, वो ऑटो कैटलिस्ट। क्या, ऑटो कैटलिस्ट। देखिए ऑटो लफ्ज निकला ऑटोमेटिक से। अच्छा अब देखें जरा, पहले एग्जांपल से जरा बात सुने। देखिए बच्चों, ये बच्चों एक मेटल है कॉपर, आपने इसको रिएक्शन करवाया नाइट्रिक एसिड के साथ। आपको बहरहाल इस रिएक्शन याद नहीं करना, ठीक है। इनका आपस में रिएक्शन हुआ, इनके रिएक्शन से बना कॉपर नाइट्रेट। बच्चों क्या बना इसमें बना क्यूप्रिक नाइट्रेट बन गया, और साथ ना इस रिएक्शन में ये इनडायरेक्टली बनता है HNO2। HNO2 को कहते हैं नाइट्रस एसिड, ये बन गया HNO2, इसका नाम है नाइट्रस एसिड, ये बन गया आपके रिएक्शन में। अच्छा कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया आपने, ये आपके रिएक्टेंट्स थे, ये अल्लाह खैर से आपके प्रोडक्ट्स बन गए। कॉपर और नाइट्रिक एसिड को मिलाया, क्यूप्रिक नाइट्रेट बना, साथ नाइट्रस एसिड बना, ये आपके रिएक्टेंट के प्रोडक्ट्स थे। अच्छा होता क्या है, आप शुरू में देखते हैं आपने रिएक्टेंट्स लिए, रिएक्शन हो रहा है, आपका प्रोडक्ट्स बनी जा रहे हैं। आप ये देखते हैं कि शुरू में आपका रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है,
थोड़ी देर बाद रिएक्शन खुद ही तेज हो जाता है, खुद ही स्पीड होना शुरू हो जाता है। आप कहते हैं कि यार मैंने तो कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, ना कोई कैटालिस्ट मैंने यूज किया, ये खुद ही तेज हो जा रहा है रिएक्शन ये। अच्छा, अगर आप जायजा लेंगे ना तो होता ये है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन जब ये चलता है, इस रिएक्शन में पैदा होता है नाइट्रस एसिड। बच्चों नाइट्रस एसिड ना इस रिएक्शन का कैटलिस्ट भी है, यानी नाइट्रस एसिड इस रिएक्शन को तेज करने वाला भी कैटलिस्ट भी है इस रिएक्शन का। अब होता क्या है, रिएक्टेंट्स मिले, प्रोडक्ट्स बना, शुरू में तो अभी मिलेंगे तो प्रोडक्ट्स बनेगा, शुरू में तो नाइट्रस एसिड है नहीं, कैटलिस्ट है नहीं, वो आपका रिएक्टेंट्स मिले, प्रोडक्ट्स बना, थोड़ी देर बाद यानी जो आपका प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट है बच्चों। जो चीज इस रिएक्शन में आपकी बननी है, ये बननी है, वही आपका कैटलिस्ट भी है। फिर तो आपकी तो मौज नहीं होगी बच्चों। जो प्रोडक्ट बना वो कैटलिस्ट भी है, जैसे वो बनेगा अपनी जिम्मेदारी संभालेगा, रिएक्शन को तेज करना शुरू कर देगा वो। अब की बार आपने तो कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया, आपका जो आपने रिएक्टेंट्स लिए, रिएक्शन शुरू किया, अल्लाह का नाम लेके प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गए, जो प्रोडक्ट बना वो खुद ही कैटलिस्ट है, तो वो प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट है और वो रिएक्शन को तेज करना शुरू कर देता वो। तो बेटा इस तरह का जो सीन है ना, इस तरह का जो कैटलिस्ट है, इसको हम लोग कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट, कि वो ऑटोमेटिक हो रहा है काम, खुद ही कैटलिस्ट बनता है, खुद ही वो तेज कर देता है रिएक्शन को। ही सबूत क्या है, शुरू में रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता है, बाद में रिएक्शन खुद ही तेज होना शुरू होता है। कौन तेज कर रहा है, ये कर रहा है, ये कहां से आया, ये प्रोडक्ट रिएक्शन से आया ये। अब डेफिनेशन देखें जरा, वो कहता है इन सम रिएक्शंस, हर एक में नहीं बेटा, कुछ रिएक्शंस में आप प्रोडक्ट फॉर्म, जो प्रोडक्ट बनता है, जो चीज पैदा होती है, एक्ट एज कैटलिस्ट। माशाल्लाह जी आपका प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट है बच्चों, प्रोडक्ट फॉर्म एक्ट एज कैटलिस्ट, जो प्रोडक्ट है वही कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देता है। तो ऐसे कैटलिस्ट को हम लोग कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। क्या कहते हैं उसको हम लोग, ऑटो कैटलिस्ट। एग्जांपल देखें, आपने कॉपर और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाया, ये चीज बनी और नाइट्रस एसिड बना, ये बना। अब जो नाइट्रस एसिड है बेटा, ये ऑटो कैटलिस्ट है इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन कैटलिस्ट है वो, ये बनेगा, रिएक्शन को तेज करना शुरू कर देगा ये, और ये एक्सेलरेट करेगा हमारे रिएक्शन के स्पीड को, रिएक्शन को तेज करेगा। शुरू में आप देखेंगे रिएक्शन आपका आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, क्योंकि शुरू में भी बना नहीं ना, तो रिएक्शन चल पड़ा थोड़ा, ये बन गया, जैसे ये बनेगा अपनी ड्यूटी संभालेगा, रिएक्शन को तेज करना शुरू कर देगा, खुद ही कैटलिस्ट पैदा हुआ, खुद ही रिएक्शन को तेज करना शुरू कर दिया आपने ये। तो वो रिएक्शंस जिनके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वही कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करना काम शुरू कर दे, ऐसा कैटलिस्ट कहलाता है ऑटो कैटलिस्ट। क्या कहलाता है बेटा, वो ऑटो कैटलिस्ट कहलाता है। ये इसकी एक एग्जांपल है बेटा, किताब ने ना इसकी एक और एग्जांपल भी दी है, तो हम उसकी दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं जरा। ये दूसरी एग्जांपल भी इस तरह है बेटा कि जो इसने किताब ने इसकी दूसरी एग्जांपल दिया ना बेटा, तो आप याद को ये कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में इसने आना, तो फिर दो एग्जांपल देंगे, टाइम जाया होगा। देखें जरा, ये बेटा हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ये है बेटा, ये हमारा है एसिडिफाइड KMnO4, ये है एसिडिफाइड KMnO4, ये एसिडिफाइड है और ये KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, पिंक कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। हम एसिडिफाइड KMnO4 का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, ऑक्सैलिक एसिड के साथ। बेटा ऑक्सैलिक एसिड ना, ये उसका फार्मूला होता है, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड, COOH 2 बार, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो ये COOH होल ट्वाइस, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अब इक्वेशन मुश्किल है, मैं तो कहूंगा वही वाली याद कर रहे हैं, आपके लिए आसान हो जाएगी। एसिडिफाइड तेजाबी KMnO4 का पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड के साथ ही। अच्छा आप देखें रिएक्शन में, देखिए क्या बनेगा, ये पोटेशियम मिलेगा सल्फर के सल्फेट के साथ, ये बनेगा K2SO4, पोटेशियम सल्फेट बनेगा बेटा। ये Mn भी मिलेगा सल्फेट के साथ, अभी बैलेंस करेंगे पता लग जाएगा आपको, ये बनेगा MnSO4 मैंगनीज सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट। और इस रिएक्शन में आपको बहुत सारे H और OH, यहाँ पे HO, यहाँ पे H नजर आ रहे हैं, पानी बनेगा बेटा इस रिएक्शन में। और बेटा इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी, क्या बनेगी, CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे बनेगी। तीन चीजें मिल रही हैं, 4 चीजें बनेगी। पोटेशियम सल्फेट से मिलकर पोटेशियम सल्फेट बनेगा, मैंगनीज सल्फेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा ये। अच्छा अब होता क्या है, रिएक्शन में आपका शुरू में आहिस्ता होता है, आहिस्ता हो रहा होता है, बाद में खुद ही तेज होना शुरू होता है रिएक्शन आपका, ये रिएक्शन खुद ही स्पीड पकड़ता है। अच्छा आपको कैसे पता चलता है रिएक्शन तेज हो रहा है, ये होता है पिंक पर्पल कलर का, जब वो इससे रिएक्शन करता है ना तो इसका पर्पल कलर उड़ना शुरू हो जाता है। तो आप देखते हैं कि शुरू में ना पर्पल कलर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है, बाद में पर्पल कलर यूं तेजी से जाता है। इसका मतलब है किसी ने आगे रिएक्शन को तेज किया, और वो तेज किसने किया, वो तेज बेटा इसने किया, इसने। ये जो Mn है ना बेटा, ये Mn ना Mn+2 होती है इसकी वैलेंसी, ये +2 होता है, ये -2 होता है। तो मैंगनीज आयन Mn+2 आयन बेटा वो इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है वो।
शुरू शुरू में जब ये मिलते हैं, इसको बनाते हैं, जैसे ये बनता है, यही इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है, वो इस रिएक्शन को तेज कर देता बेटा। ये तो ये ऑटो कैटलिस्ट हुआ इस रिएक्शन के लिए, Mn इसका ऑटो कैटलिस्ट हुआ। आए बेटा इसको बैलेंस कर लें फटाफट। ये बेटा यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं, 2 है, यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं, 1, तो यहाँ पे 2 लगा दिया हमने। यहाँ पे अब Mn कितने हो गए, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 हो गए, यहाँ पर Mn 1 है, यहाँ 2 लगा दिया आपने। ठीक है, यहाँ पर सल्फेट, एक सल्फेट ये है और 2 सल्फेट ये हैं, लेकिन ना ये मल्टीप्लाई हो रहे से 2 सल्फेट ये हो गए, 1 सल्फेट ये, 3 सल्फेट हो गए। यहाँ पे सल्फेट एक बार है तो यहाँ पे 3 लगा दिया आपने, ये 3 लगा दिया आपने ये। अच्छा आखिरी बात बच्चों, 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो यहाँ पे आपने 5 लगा देना, 5 लगा दिया। अच्छा जी, यहाँ पे हमने 5 लगा दिया। अब बेटा देखें, ये अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और 2 जरा होगा 5 तो क्या बन जाएगा 10। यहाँ पे देखें ना 5 और 5 दूनी 10, 10 कार्बन हो गए, तो यहाँ पर भी 10 लगा दें। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बेटा देखें 2 और जरा करेंगे 10, तो 10 हाइड्रोजन ये और 6 हाइड्रोजन ये, तो ये बन गए 16 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बेटा आप 8 लगा दें तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी आपकी। इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। देखिए यहाँ पोटेशियम 2 थे तो यहाँ 2 लगाया, अब Mn 2 हो गए तो यहाँ 2 लगाया, सल्फेट 2 और 1 3 हो गए तो यहाँ 3 लगाया, 3 और 2 कितने होते हैं 5, तो यहाँ 5 लगाया। कार्बन जरा बोल रहा है 2 से और 5 से 10 बन गए कार्बन, तो 10 लगाया। तो हाइड्रोजन जरा बोल रहे हैं 2 से और 5 से 10 और 6 16 हो गया, यहाँ 8 लगाया ताकि ये भी 16 हो जाए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इस रिएक्शन में मैंगनीज आयन जो है इसका ऑटो कैटलिस्ट है, रिएक्शन चलेगा, ये खुद ही पैदा होगा, खुद ही रिएक्शन को तेज करना शुरू कर देगा, तो ये ऑटो कैटलिस्ट हुआ बेटा इसमें। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी हर बात समझ आई होगी। तो बेटा हमारी दुआएं हैं अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां दें, और आप मेहनत करते रहें, और जो है ना वो इस मुल्क का और इस मुल्क के लिए आप कुछ करके दिखाएं, और हमारा जो है ना अपने टीचर्स का, पेरेंट्स का नाम ऊंचा करें। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।